बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum dear students. My name is Aqsa Salim, Subject Specialist Physics at the Regional Public School and Inter College Sahiwal. I welcome to all the students in DPS Digital Classes. Students, हमारे आज के टॉपिक्स हैं, फर्स्ट वन इज मोशनल EMF and second is Faraday's law and induced EMF from chapter number 15. आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज के लेसन में आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा। मोशनल EMF generated across the length of a conductor that is moving through a magnetic field। इसमें हम सीखेंगे कि अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो मोशनल EMF जनरेट होगी। उसके बाद हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ मोशनल EMF, then state Faraday's law and derive its relation। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिकॉल करते हैं प्रीवियस कुछ डेफिनेशंस को। फर्स्ट वन इज इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द जनरेशन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंजेस इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। चैप्टर के स्टार्ट में आपने इंड्यूस EMF के बारे में पढ़ा है कि अगर आप बगैर किसी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं किसी सर्किट में, तो उसका तरीका क्या होता है कि हम उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करेंगे? किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल ऐसा रखेंगे जो कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ होगा और उसकी मूवमेंट से, उसके रिलेटिव मोशन की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, जिसको इंड्यूस EMF कहा जाता है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ इंड्यूस EMF इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड EMF इंडक्शन। उसके बाद चैप्टर 14 में आपने पढ़ा था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पे जो लगने वाली फोर्स है वो क्या होती है, जिसको हमने राइट हैंड रूल से शो किया था। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय वेलोसिटी v एंड b and follows right hand rule as shown। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन इसकी बनी थी F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और इसकी डेफिनेशन को हमने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि अगर आप अपने राइट हैंड को इस तरह से रखें कि आपके हाथ की फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को यानी बी की तरफ जा रही हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको थंब बता रहा है, तो आपके हाथ की हथेली आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, यानी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जबकि F परपेंडिकुलर है V के भी और F परपेंडिकुलर है B के भी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एक और फॉर्म बनती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा n हैट, ये उसकी मैग्नीट्यूड वाइज है, और F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी ये वेक्टर फॉर्मूला। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बहुत सारे इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, इसकी इक्वेशन को रिकॉल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल V ओवर डेल R विद नेगेटिव साइन। ये डेल V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल R क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, और नेगेटिव साइन क्या बताता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर। नेगेटिव साइन हम इसलिए लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। यहाँ पे हमारे पास डेल R की बजाय लेंथ L है, तो हम L इसकी जगह यूज करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is a process in which a conductor is put in a particular position and magnetic field keeps varying or magnetic field is stationary as a conductor is moving। अगर हम कोई ऐसी जगह जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है वहाँ पे हम कोई कंडक्टर रख देते हैं, और अगर हम कंडक्टर को मूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम कंडक्टर को स्टेशनरी रख के मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करवाएं या मूव करवाएं, तो हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोशनल EMF। सबसे पहले मोशनल EMF की डेफिनेशन। The EMF induced by the motion of a conductor across a magnetic field is called motional EMF। अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसी प्रोसेस को पढ़ा है कि अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर रखें और उस कंडक्टर को मूव करवाएं,
तो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है मोशनल ईएमएफ, यानी मोशन का मतलब क्या है? मूव करवाना, अपनी जगह को चेंज करना। तो अगर हम कोई भी ऐसा कंडक्टर रख देते हैं अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड और अगर हम उस कंडक्टर को मूव करवाएं तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और उस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। इसके लिए ये बात आप याद रखें कि द ईएमएफ ऑफ अ मूविंग कंडक्टर इज सिमिलर टू द बैटरी। जिस तरह हम एक सर्किट में बैटरी लगाते थे और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता था, उसी तरह हम यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ को भी सेम उसी कंडीशन में सेम लेंगे, यानी ईएमएफ ऑफ अ मूविंग कंडक्टर इज सिमिलर टू द बैटरी। दैट इज if the ends of a conductor are joined by the wire to make a closed circuit, the current flows through it। जिस तरह पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट किसी भी क्लोज सर्किट में बैटरी की वजह से चलता था, फ्लो करता था, उसी तरह अगर हम ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं और हमने सर्किट को क्लोज कर दिया है तो इसके अंदर भी करंट आ जाएगा और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट आता है उसको इंड्यूस करंट कहा जाता है। यहाँ पे एक सर्किट है, उस सर्किट में आप ये देख लें कि ये जो क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज, यानी इसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है। ये हमने एक कंडक्टिंग रॉड लिया और उस कंडक्टिंग रॉड को हम मूव करवा रहे हैं इस तरफ, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे एक बल्ब लगा दें, अगर ये सर्किट क्लोज नहीं होगा तो जाहिर बात है ये बल्ब ऑन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये सर्किट हम क्लोज करते हैं ये बल्ब चलने लग जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुई या एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर करंट आ गया है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में ही हमने भी देखी है सर्किट में, वो क्रॉस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, यानी यहाँ पे ये जो ब्लू एरो हेड्स आपको नजर आ रहे हैं इसको हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है कि हम इसको कहते हैं इनटू द पेज, और इनटू द पेज को हम हमेशा क्रॉस के सिंबल से डिनोट करते हैं। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म, के अपने हाथ की फिंगर्स को आप बी की डायरेक्शन में रखें, जो आपका थंब है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो हमारे हाथ की हथेली फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। दिस इज द राइट हैंड रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी चार्ज पे लगने वाली फोर्स को स्टडी करते हैं। नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी F परपेंडिकुलर है V और B दोनों के। उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये समझेंगे कि मोशनल ईएमएफ कैसे जनरेट होती है। कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L प्लेस्ड ऑन टू पैरेलल मेटल रेल्स। ये हमारे पास दो मेटल रेल्स हैं, इनको हमने सेपरेट कर लिया लेंथ L से। ये यहाँ पे जो एरो हेड आपको नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान में लेंथ L है। डिस्टेंस बिटवीन मेटल रेल इज L। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन C and D, so loop ABCD is completed। अगर हम यहाँ पे C और D के दरमियान में गैल्वेनोमीटर या कोई भी और चीज नहीं लगाएंगे, सर्किट को क्लोज नहीं करेंगे, तो करंट इसके अंदर कभी भी रोटेट नहीं होगा। एक लूप की शक्ल में करंट को रोटेट करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज अप्लाइड डायरेक्ट इनटू द पेज। ये भी मैं बता चुकी हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया? रोल ऑफ गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट। When rod is stationary, galvanometer indicate no current in the loop। क्यों? क्योंकि जब कंडक्टर मूव ही नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड या कंडक्टर का मूव करना जरूरी है, इन दोनों में से किसी एक चीज का मूव करना जरूरी है, तभी उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। इफ रॉड इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, द गैल्वेनोमीटर इंडिकेट्स अ करंट फ्लोइंग इन द लूप। तो गैल्वेनोमीटर हम इसलिए लगाते हैं ताकि जैसे इसके अंदर करंट जनरेट हो साथ ही हमें इसकी ये इंडिकेट कर दे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी करंट को डिटेक्ट करता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ करंट इंड्यूस इन द लूप, कैसे करंट इसके अंदर आ गया। सो द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। हमने उसी कंडक्टिंग रॉड को जब मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाया तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गई, और इंड्यूस ईएमएफ के आने की वजह से उसके अंदर करंट जनरेट हो गया।
द मूविंग रॉड इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी ईएमएफ के सोर्स की वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। और हमने ओहम्स लॉ में पढ़ा भी था कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है तो वो करंट को जनरेट कर देता है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किसी भी सर्किट के अंदर तो करंट जनरेट हो जाएगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ आ गई इसके अंदर वो इक्वल हो गई पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी यहाँ पे ये कुछ करंट की डायरेक्शन इस तरह से इसके अंदर आ जाएगी। अब क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने दो रेल्स रखी, हम दो रेल्स के ऊपर हमने एक कंडक्टर रख दिया, उसको राइट साइड पे मूव करवाने की वजह से उसके अंदर मोशनल ईएमएफ जनरेट होगी। वो मोशनल ईएमएफ किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो कंडक्टर है ये फुल ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस इसके अंदर है। जैसे ही हमने इसको मूव करवाया जितने पॉजिटिव चार्जेस थे वो सब बी की तरफ चले गए, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, यानी बी हाई पोटेंशियल पे आ गया, ए लो पोटेंशियल पे आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ के साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो गया जो सेम अमाउंट में होगा। जितनी ईएमएफ होगी उतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता जाएगा। रीजन क्या है इसकी, यही इसकी रीजन है, व्हेन द रॉड मूव द चार्ज क्यू ऑल्सो मूव विद द सेम वेलोसिटी। ये जो रॉड है ये फुल ऑफ चार्जेस, क्यू इसमें बहुत सारे हैं। जैसे ये रॉड मूव कर रही है इसका मतलब है इसके अंदर चार्जेस भी मूव कर रहे हैं। ये रॉड मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, तो चार्जेस भी मूव कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड B यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स लग गई। वही फॉर्मूला जो हमने फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड का था उसी को हम लेंगे यहाँ पे, उसी की मैग्नीट्यूड फॉर्म QVB sin थीटा n हेड हमने ली। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B है। यहाँ पे B को आप इनटू द पेज लेंगे, V को आप अपने थंब से शो करें तो इनके दरमियान में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे लग रही है, विच इज FP इज इक्वल टू QVB। अब ये कैसे होगा इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं और साथ में हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं मोशनल ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए वही सर्किट जो हम पढ़े हैं उसको दोबारा लेते हैं। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके हाथ का थंब वेलोसिटी v को शो करे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके हाथ की फिंगर्स शो करे विच इज इनटू द पेज, आप अपने हाथ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में करके फिर इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो आपके हाथ की हथेली क्या बताएगी कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट्रेशन हम पॉजिटिव चार्जेस की ले रहे हैं, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है इस कंडक्टर के अंदर उस पर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, यानी इस तरह से उसके अंदर डायरेक्शन शो होगी। FB एरोहेड आपको शो कर रहा है कि वो B की तरफ है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उन सब पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स B होगी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि सारे चार्जेस B की तरफ चले गए, B हाई पोटेंशियल पे आ गया। एट द सेम टाइम जो A है वो लोअर पोटेंशियल पे है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स तो इसके अंदर लग रही है, लेकिन B के हाई पोटेंशियल पे और A के लो पोटेंशियल पे होने की वजह से B और A के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गई। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। अब मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ क्या हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गई, यानी उस चार्ज का और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम रिलेशन देखें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है। यानी अब इस चार्ज पे जहां मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो हमें राइट हैंड रूल ने बताया, हाई और लोअर पोटेंशियल होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज अब पॉजिटिव की तरफ तो नहीं जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ गया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगी, विच इज F इज इक्वल टू QE, जो हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था। अब सेम टाइम इस पे जितनी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी उतनी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाई होगी। अब इसी को एक दफा पढ़ लेते हैं, फिर इसका रिजल्ट डिस्कस करते हैं। According to right hand rule, F is directed from A to B in the rod. A से B की तरफ FB की डायरेक्शन है।
चार्ज माइग्रेट टुवर्ड्स B, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एट B इंक्रीजेस। सारे पॉजिटिव चार्ज B पे जमा हो गए तो B में कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज हो गई। डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस एट बॉटम A, यानी सारे चार्जेस B की तरफ चले गए तो A में डेफिशिएंसी हो गई। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस सेट अप एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E फ्रॉम B टू A। अब इसके अंदर क्या होगा, B हाई पोटेंशियल पे आ गया, A लोअर पोटेंशियल पे, तो जहां मैग्नेटिक फोर्स इस चार्जेस पे एक्ट कर रही है वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गई। क्यों? क्योंकि B से A की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। B से A की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर हमेशा नेगेटिवली चार्ज यानी लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा, तो वो FE की डायरेक्शन हमें यहां से शो हो रही है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज फ्रॉम B टू A, दैट इज FE इज इक्वल टू QE। अब यहाँ पे ये हो गया इक्विलिब्रियम स्टेट, जितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उतनी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है। दोनों के फॉर्मूलाज अगर हम लिखे यहाँ पे, Q से कैंसिल हो गया, BB इज इक्वल टू E0। ये E0 क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द स्टेट। इन इक्विलिब्रियम स्टेट E इज इक्वल टू डेल V, या जितनी EMF इंड्यूस हो रही है उतना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन है E0 इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर L। इस L को आप इस तरफ ले जाएं तो आपके पास डेल V किसके इक्वल हुआ? माइनस E0 L। अब यहाँ पे E0 की वैल्यू हमने पुट की विच इज VB, तो आपके पास डेल V की टोटल इक्वेशन आ गई E0 की वैल्यू पुट करने के बाद माइनस VBL। अब यहाँ पे डेल V किसके इक्वल है? इक्विलिब्रियम स्टेट में ये हमेशा EMF के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम डेल V की जगह E पुट कर सकते हैं, यानी हमारे पास फाइनल इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस VBL आ गई। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लेंगे तो वो माइनस VBL साइन थीटा के इक्वल आएगी। साइन थीटा ही क्यों हम इसमें लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास F का V से रिलेशन, F का B से रिलेशन और B और V का भी आपस में रिलेशन 90 डिग्री के साथ होता है। हम यहाँ पे cos थीटा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि cos की वैल्यू हमें सिर्फ 0 पे 1 मिलती है, जबकि sin की वैल्यू जो है वो हमें 90 पे मैक्सिमम होती है। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला मोशनल EMF का, विच इज E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा का। उसके बाद इस सर्किट के अंदर हम ये चीज देखने को मिलती है कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। सो ऐसा क्यों है? ड्यू टू द इंड्यूस EMF पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ले रहे हैं। पॉजिटिव चार्जेस के मूवमेंट की वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। Due to the induced EMF, positive charges would flow along the path A, B, C, D, A. Therefore, induced current is anti-clockwise in the figure. यहाँ पे क्योंकि B पे कंसंट्रेशन है, B को पाथ चाहिए, B पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे? इनको कोई रास्ता चाहिए लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि उन्हें एक कंप्लीट लूप मिल रही है, एक पाथ मिल रहा है B से C की तरफ, फिर C से D की तरफ और D से A की तरफ, तो वो ये पाथ यूज करके A की तरफ आएंगे, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। करंट फ्लो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट की एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है? एज द करंट फ्लो द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस एट टॉप डिक्रीजेस बट द मैग्नेटिक फोर्स रिमेन्स द सेम। अब क्या होगा कि B पे जो टोटल क्वांटिटी है चार्ज की वो कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे B पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो जो है वो B, C, D, A की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स सेम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हर चार्ज के ऊपर लग रही है। यहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी कम हो रही है, लेकिन इसके अंदर अभी भी चार्जेस मौजूद हैं और हर चार्ज पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स पहले वाली मैग्नेटिक फोर्स की तरह सेम होगी उस पे। सो द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब इन फेवर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस जो है वो कम होते जा रहे हैं, यानी यहाँ से सारे चार्जेस वो इधर मैग्नेटिक फोर्स तो भेज रहा है, लेकिन B पे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और A की तरफ बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अनबैलेंस हो गया यहाँ पे। As the charges reach the end A due to the current flow, they are carried to the top end B of the conductor
by the unbalanced magnetic field and the current continues to flow. ए पे चार्जेस ज्यादा होने की वजह से दोबारा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और वो दोबारा बी की तरफ जाएंगे। फिर बी के ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस जमा होंगे तो वो फिर करंट की शक्ल में फ्लो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए की तरफ। बी के ऊपर चार्जेस कम हो गए, ए की तरफ ज्यादा हो गए, तो फिर ए पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स उनको बी की तरफ कर देगी। यानी इस तरह से पूरा एक लूप जो है करंट का, वो करंट के फ्लो का, वो चलता रहेगा। एट द सेम टाइम जितना मैग्नेटिक फोर्स उसको बी पे ले जाने के लिए लग रहा है, उतनी इलेक्ट्रिक फोर्स उसको ए की तरफ लाने के लिए भी लग रही है। दोनों बैलेंस होंगे एक दूसरे के, तभी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा और इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक मोशनल ईएमएफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टेटमेंट है द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट at which the magnetic flux through the coil is changing with time. फॉर्मूला इसका होगा एवरेज EMF is equal to the नेगेटिव, क्योंकि डेफिनेशन में है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं इसको पढ़ी हूँ, नेगेटिव ऑफ रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया थ्रू द कॉइल, और n क्या है, नंबर ऑफ लूप। यानी अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में नंबर ऑफ लूप्स n के साथ कोई कॉइल मौजूद है, कोई ऐसा कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ लूप्स है, आप उसको इस तरह से रोटेट कराओ कि उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई रिपीट, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी कॉइल को, ऐसे कॉइल को रखें जिसमें n नंबर ऑफ लूप्स हों, उसको आप इस तरह से मूव करवाएं कि उसके अंदर जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होगा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। इसमें ये बात आप नोट करें कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन फ्लक्स। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट हमारे पास है, वही जो एक्सपेरिमेंट हमने पहले मोशनल ईएमएफ में पढ़ा, उस रॉड का मोशनल ईएमएफ में पढ़ा, उसी तरह का यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ी सी वेरिएशन है कि रॉड यहाँ पे था और उसको इस पोजीशन पे मूव करवा दिया। लेट द कंडक्टिंग रॉड L मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम del t। यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस x1 कंसीडर किया गया है, जबकि पोजीशन 2 तक इसका डिस्टेंस x2 कंसीडर किया गया है। यानी जो इतना चेंज आया इसमें डेल t टाइम में, कितना चेंज आया, डेल x, यहां से यहां तक डेल x डिस्टेंस उसने कवर किया, कितने टाइम में किया, डेल t टाइम में। थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, यानी डेल a इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम डेल t इज डेल x, और ये डेल x आप कह सकते हैं टू माइनस x1। फिर रॉड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशनल ईएमएफ की तरह ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम के। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना था, डेल x, और टाइम कितना था, डेल t। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई। मोशनल ईएमएफ हमें E इज इक्वल टू माइनस VBL ये मिला था। मोशनल ईएमएफ क्योंकि सेम वही एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे भी ले रहे हैं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम हमेशा यहाँ पे VBL इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन अबव इक्वेशन, यहाँ पे VBL था तो V की जगह आप डेल x ओवर डेल t की इक्वेशन को पुट कर दें, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से आ गई। उसके बाद एज रॉड मूव्स थ्रू डिस्टेंस डेल x इंक्रीजेस द एरिया ऑफ लूप इज गिवन बाय, क्योंकि यहाँ पे एरिया पहले A था, फिर एरिया भी थोड़ा सा चेंज हो गया, डेल x डिस्टेंस कवर करते हुए डेल t टाइम था और डेल a उसका एरिया हो गया। एरिया इज इक्वल टू डेल XL। एरिया हमें पता है, इसका मतलब है कि हम इसके अंदर दो तरह की लेंथ या दो तरह की डिस्टेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास L उसकी लेंथ थी और डेल x उसने डिस्टेंस कवर किया था, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा टोटल एरिया हो गया जो इंक्रीज हुआ है। उसके बाद फाई की वैल्यू यानी फ्लक्स की वैल्यू हमें पता है
बी डॉट ए उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम बी को, बी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, बी तो सेम है। डेल एल ए में क्या चेंज आया, डेल एक्स एल, हमने ए डॉट बी की बजाय डेल ए की वैल्यू पुट की विच इज डेल एक्स ओवर एल, तो ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 1 में अब आप बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे डेल फाई को आप पुट कर दें डेल एक्स एल बी की जगह, ये डेल एक्स और बी वाला इसमें ऑलरेडी था, तो ऊपर वाली सारी वैल्यू जो आपके पास है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल फाई के इक्वल। इफ देयर आर n number of loop in the coil, then average induced EMF is equal to minus n del phi over del t। अब इसमें ये चीज देखने में आ रही है कि ये नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि जितना फ्लक्स के अंदर चेंज होता जाएगा उतनी इंड्यूस ईएमएफ होगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। इसको मजीद आप पढ़ेंगे लेंजेस लॉ के अंदर, जो कि सारा इनकी डायरेक्शन पे बेस करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फैराडेज लॉ। आज के इन दोनों टॉपिक्स को हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, जो था द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। किसी भी सर्किट के अंदर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी, आपने उसके अंदर एक कंडक्टिंग रॉड को रखा। ये कंडक्टिंग रॉड फुल ऑफ चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। आपने इसको मूव करवाया राइट साइड पे विथ द सेम वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी v से। अब इसको अगर हम राइट हैंड रूल के मुताबिक देखें तो ये जो क्रॉस है ये है मैग्नेटिक फील्ड b इनटू द पेज। इसको आप अपने हाथ की फिंगर से, राइट हैंड की फिंगर से शो कर सकते हैं। v क्या है, आपके थंब की डायरेक्शन है, तो आपके हाथ की हथेली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड थी, बी की तरफ। बी की तरफ सारे चार्जेस इकट्ठे हो गए, उन्हें रास्ता चाहिए मूव करने के लिए, तो वो जाएंगे सी की तरफ, क्योंकि उन्हें एक लूप नजर आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज करंट उनके अंदर रोटेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होंगे। इक्वल कैसे होंगे, मैग्नेटिक फोर्स बी की तरफ लग रही है, जबकि एट द सेम टाइम बी हाई पोटेंशियल पे है और ए लो पोटेंशियल पे है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फ्रॉम बी टू ए, और क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस बी की तरफ जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो बी से ए की तरफ लगेगी। तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई। दोनों जब इक्वल अमाउंट में लगेंगे तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी विच इज एफ बी इज इक्वल टू एफ ई, क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई नॉट। ई नॉट यहाँ पे क्या है, VB इज इक्वल टू ई नॉट, जबकि यहाँ पे ई नॉट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को शो कर रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हम लें तो वो हमारे पास था डेल V ओवर डेल R। यहाँ पे हमने क्योंकि लेंथ L ली है उसको L से रिप्लेस किया। इस L को अगर हम यहाँ ले जाएं तो आपके पास डेल V इज इक्वल टू माइनस ई नॉट L आ गया। ई नॉट की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, VB इसको पुट किया तो डेल V इज इक्वल टू माइनस VBL आ गया। इसको रिप्लेस कर लेते हैं EMF से, ये आपके पास माइनस VBL आ गई। उसके बाद फैराडे लॉ आपने पढ़ा था, फैराडे लॉ एंड इंड्यूस ईएमएफ। उसकी स्टेटमेंट क्या थी, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टिंग कॉइल। एवरेज ईएमएफ, ये जो एवरेज ईएमएफ आपको नजर आ रहा है, ये इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द, ये नेगेटिव साइन है, negative of the rate at which the magnetic flux through the coil is changing with time। negative rate of change of magnetic flux, अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को प्लेस कर रहे हैं और अगर आप उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी टाइम, तो उसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन वो ईएमएफ उस चेंज इन फ्लक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन की ऑपोजिशन को शो करता है। आपकी असाइनमेंट है कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, आपने उनके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट वन इज हाउ मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, सेकेंड इज मोशनल ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम, एंड थर्ड क्वेश्चन इज कैन यू हैव नेगेटिव ईएमएफ। आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपने टीचर्स को चेक करवा सकते हैं। थैंक यू।